अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है। आज हम सेल इंजरी, एडेप्टेशन और नियोप्लेसिया पर गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह ख़ुसूसी तवज्जो क़ुरूह, औराम, सरतान, अल्सर, ट्यूमर्स, कार्सिनोमा की तारीफ़, असबाब, अलामात, फ़र्क और अद्वियात पर ख़ुसूसी तबसरा इंशाअल्लाह किया जाएगा। आइए हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये नॉर्मल सेल, ए नॉर्मल सेल मेंटेन्स द हीमोस्टैटिस। एक नॉर्मल जो सेल्स है मेंटेन्स हीमोस्टैटिस, नॉर्मल खलिया तवाज़ुन में होता है। इसकी अफजाइश, इसकी तक़सीम और इसके अफ़ाल जिस्म के ज़रूरत के मुताबिक कंट्रोल में होते हैं। नॉर्मल खलिया से मुराद, हम जानते हैं कि हमारा जिस्म लाताद खलियात या सेल से मिलकर बना हुआ है और ये अपने कारकर्दगी, अपने साख्त और अपने आमाल पर आज़ादाना रवैया अख्तियार करती हैं। और जब तक इनमें हीमोस्टैटिस तवाज़ुन का फ़ेल बरकरार रहता है तो ये मुस्तहकम होती हैं, अपना कारकर्दगी और अपने अफ़आल को अंजाम देती हैं। तो नॉर्मल खलिया से मुराद, नॉर्मल खलिया तवाज़ुन में होती है। नंबर 1 तवाज़ुन मीन्स हीमोस्टैटिस। इसको और आगे मज़ीद हम वज़ाहत इंशाअल्लाह करेंगे। नॉर्मल खलिया में नंबर 1 हीमोस्टैटिस तवाज़ुन में होता है। एक दूसरा इसकी अफजाइश और इसकी तक़सीम, ग्रोथ, डिवीज़न एंड फंक्शन सब कुछ ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। जिस तरीक़े से इंसान की जिस्म की ज़रूरत होती है और वक्त के हिसाब से ज़रूरत बदलती रहती है, ज़रूरत के हिसाब से तवाज़ुन मेंटेन रहता है। इसकी अफजाइश, इसका डिवीज़न और इसके अफ़आल सब कुछ नॉर्मल रहते हैं। आप ये एक टिपिकल नॉर्मल सेल दिखाई पड़ रहा है जिसके इसमें सेल वाल आपको है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है और फिर उसके बाद गोल्गी बॉडीज़ है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म। सभी ऑर्गेनेल्स मुनज़्ज़म तरीक़े से कंप्लीट आपकी स्ट्रक्चर इज़ रिस्टोर्ड। इसकी साख्ती तस्वीर, पूरी साख्त कायम रहती है और अपने काम को अंजाम देती है। इसी को हम नॉर्मल खलियात कहते हैं। ये हीमोस्टैटिस में होती है, यानी ज़रूरत के मुताबिक इसकी अफजाइश होती है, इसका डिवीज़न होता है, इसके जो फंक्शंस होते हैं सब ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। आइए हम देखते हैं कि हीमोस्टैटिस क्या है। हीमोस्टैटिस एनी सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस by which biological system tends to maintain the stability। इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए जितनी हयाताती अमल है वो सब कुछ ज़रूरत के मुताबिक जारी रहती हैं। तो उस मरहले को हम हीमोस्टैटिस, उस कैफियत को हम हीमोस्टैटिस कहते हैं। सब कुछ तवाज़ुन में और मुनज़्ज़म अंडर कंट्रोल है। हीमोस्टैटिस से मुराद कोई भी ख़ुद नज़्म करने वाला सेल्फ रेगुलेटिंग अमल, इसमें किसी को कोई इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ती। ये सेल्फ रेगुलेटेड होता है, खुदा दाद है, जिसके ज़रिए हयाताती निज़ाम अपनी अंदरूनी हालत में इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश करती है। ट्राइज टू मेंटेन द स्टेबिलिटी बाय द प्रोसेस। और साथ ही ऐसी तब्दीलियों के मुताबिक ख़ुद को ढालते हैं जो बका के लिए, सर्वाइवल के लिए मौजू हो। अगर हीमोस्टैटिस कामयाबी से कायम रहती है तो ज़िंदगी बरकरार रहती है और यह नाकाम हो जाए तो ख़राबी, तबाही या मौत वाक़ हो सकती है। हासिल होने वाला यह इस्तेहकाम दर हकीकत एक हरकी तवाज़ुन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, यानी मेंटेन एंड अनमेंटेन, सस्टेन एंड अनसस्टेन के बीच में ये मुकम्मल तौर पर आपको ये आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, जितनी ज़रूरत है उतना जो है ग्रोथ होगा, जितनी ज़रूरत है उतनी डिवीज़न होगी, जितनी ज़रूरत है उतनी कारकर्दगी को अंजाम दिया जाएगा। इसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें तवाज़ुन बरकरार रहता है। आइए हम उसके बाद देखते हैं कि फिर सेल किस तरीक़े से मजरूह होती है। सेल इंजरी से क्या मुराद है। सेल इंजरी इस एनी डिस्ट्रप्शन टू सेल नॉर्मल स्ट्रक्चर,
جو ابھی آپ نے طبعی اسٹرکچر ساختی تشریح پڑھی ہے وہ سب کچھ نامر رہتا ہے اور اس کی فنکشن بھی سب قائم رہتے ہیں. جب جو ہے اس نارمل اسٹرکچر یا افعال کو کسی دباؤ کے ذریعے نقصان پہنچتا ہے تو اسے ہم سیل انجری کہتے ہیں. سیل انجری کیا ہے؟ جب کسی دباؤ جیسے آپ کا ٹاکسن، انفیکشن، لیک آف آکسیجن اور فزیکل ٹراما کے ذریعے جب سیل خلیات پر دباؤ پڑتا ہے تو سیل مجروح ہو جاتی ہے، انجرڈ ہو جاتی ہے، جسے ہم سیلر انجری کے نام سے کہتے ہیں. اور کاسز اس کے بیرونی بھی ہو سکتے ہیں، اندرونی بھی ہو سکتے ہیں. جیسے یہاں پر ایکسٹرنسک فیکٹر اور انٹرنسک فیکٹر. سم کاسز سچ ایز فزیکل ٹراما، وائرس اینڈ ٹاکسنس. یہ ٹاکسنس جو ہے باہر سے آئیں گے، وائرس بھی باہر سے آئے گا، ٹراما بھی باہر سے ہوگا، چوٹ بھی لگے گی باہر سے. یہ ایکسٹرنسک فیکٹر ہیں جو خلیات کو مجروح کرتے ہیں، سیلر انجری کے باعث بنتے ہیں. اور اس کے بعد اسپانٹینیس جینیٹک میوٹیشن. کچھ اندر خلیات کے نیوکلیس کے اندر اپنے آپ جو ہے جینیٹک تبدیلیاں ہوتی ہیں جس میں ڈی این اے وغیرہ میں تمام طریقے کے آلٹرنیشن ہوتے ہیں. اس کو ہم انٹرنسک یا اندرونی فیکٹر کہتے ہیں. اور اس کے بعد ورک لوڈ ہے، امبیلنس ہے، نیوٹریشن ایب نارملٹیز ہے، ایمونولوجیکل ڈسفنکشنس ہے. تو یہ سارے وجوہات ہیں جن کی بنا پر سیل مجروح ہوتی ہے. سیل مجروح کا مطلب ہے کہ اس کا طبعی ساخت، اس کا طبعی افعال غیر طبعی ہو جائے، اس کو ہم سیل انجری کہتے ہیں. اب میکینزم آف سیل انجریز میں سب سے پہلا ہوتا ہے کہ اے ٹی پی کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے. اے ٹی پی، ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ملٹیپل ڈاؤن اسٹریم ایفیکٹ. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ توانائی کے لیے ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ بہت ہی ضروری ہے. جب اس کی مقدار گھٹے گی، ڈاؤن ایرو مینس گھٹ رہا ہے، تو جب یہ گھٹے گا تو سارے افعال اور کارکردگی میں فرق پڑ جائے گا. اس کے بعد مائٹوکانڈریا مجروح ہو سکتی ہے. جب مائٹوکانڈریا مجروح ہوگی، انجرڈ ہوگا، تو لیکیج آف پرو ایپٹوٹک پروٹینز. ایپٹوٹک ابھی جو ہے آپ کو بعد میں ہم آگے پڑھائیں گے. سیل ڈیتھ پروگرامڈ بھی ہوتی ہے اور ان پروگرامڈ بھی ہوتی ہے. جب سیل ڈیتھ پروگرامڈ ہوتی ہے تو اسے ایپٹوٹک کہتے ہیں. تو اس طریقے سے لیکیج ہو جاتا ہے مائٹوکانڈریا سے جب سیل مجروح ہوتی ہے. کیلشیم آئن کا انفلکس ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، سائٹوپلازم کے اندر آ جاتا ہے، تو اس سے مائٹوکانڈریا کی پرمیبلٹی بڑھ جاتی ہے. یعنی اس کے اندر سے رطوبت اندر جا سکتی ہے اور اندر سے رطوبت باہر آ سکتی ہے. جیسے انگور کو پانی میں ڈال دیتے ہیں تو پانی اندر چلا جاتا ہے، اور اگر شکر میں ڈال دیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کا سلسلہ باہر آ جاتا ہے. یعنی شکر میں جو ہے سکڑ جائے گی اور پانی میں ڈالیں گے تو پھول جائے گی. تو جسٹ لائک جو ہے اسی طرح سے مائٹوکانڈریا کے اندر پرمیبلٹی ہوتی ہے. مائعات جو ہے اندر جا سکتے ہیں، باہر آ سکتے ہیں. تو جب کیلشیم کا انفلکس ہوتا ہے تو اس کی پرمیبلٹی بڑھ جاتی ہے، اور جب پرمیبلٹی بڑھ جائے گی تو نیوکلیس اس مائٹوکانڈریا کے اندر کے جو میٹیریلز ہیں وہ باہر آ جائیں گے. تو اس سے نقصان آپ کا ہوگا. ایکٹیویشن آف ملٹیپل سیلولر انزائم. بہت سارے طریقے کے اپنے آپ انزائمس جو ہے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وہ ضرورت بھی ہو یا غیر ضروری ہو، ایکٹیو ہو جائیں گے جب اس سے میٹیریل ریلیز ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں ری ایکٹیو آکسیجن اسپیسیز، جس میں فری ریڈیکلس بنتے ہیں. اس فری ریڈیکل کی وجہ سے ڈیمیج ٹو لپڈ، پروٹین اینڈ ڈی این اے. لپڈ، پروٹین اور ڈی این اے تینوں جو ہے برباد ہوں گے. یا میمبرین ڈیمیج ہوگا تو اس میں پلازما میمبرین بھی برباد ہو سکتی ہے، اور لائسوسومل میمبرین بھی برباد ہو سکتی ہے. لاس آف سیلولر کمپوننٹس. سیلولر کمپوننٹس کی کمی واقع ہو جاتی ہے. اور یہاں پر انزائمیٹک ڈائجیشن آف سیلولر کمپوننٹس. سیلولر کمپوننٹس کو خود بخود لائزوزومس نگل جاتے ہیں. یہ عمل پیش آتا ہے. پروٹین مس فولڈنگ. ہم جانتے ہیں کہ پرائمری، سیکنڈری، ٹرسیری فولڈنگ کے بعد پروٹین منظم طریقے سے افعال کے قابل بنتی ہے، اس کی ان فولڈنگ شروع ہو جاتی ہے، جس سے ایکٹیویشن آف پرو ایپٹائٹک
प्रोटीन्स जो हमने यहाँ पर आपको बताया था वही चीज़ जो यहाँ पर बताया था वही चीज़ यहाँ पर है जो है। तो ये सारे जो है आमाल पेश आएंगे जब सेल इंजरी होगी। अब हम समझते हैं कि सेल इंजरी से आप मुराद समझ चुके होंगे। जब नॉर्मल खलियात होती है तो सारे सेल्स के खलियात के सारे ऑर्गेनेल्स अपने आप उसकी तशरीह, उसकी एनाटॉमी भी बरकरार रहती है, उसके फंक्शन भी बरकरार रहते हैं, उसके अफ़आल भी बरकरार रहते हैं और हीमोस्टैटिस मेंटेन रहती है। ज़िंदगी के लिए वो ज़रूरी हयाताती अमल जिनको ज़रूरत होती है इस्तेहकाम के लिए वो सारी की सारी बनी रहती हैं। लेकिन जब सेल मजरूह हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, तो ये सारे देखने को मिलते हैं। एटीपी डाउन हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, फ्री रेडिकल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ में इजाफा हो जाएगा, ऊपर जा रहा है, डैमेज मेम्ब्रेन होगी, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या लाइसोसोमल मेम्ब्रेन हो या प्रोटीन का जो है चेन का अनफोल्डिंग शुरू हो जाएगी। ये सारे जेनेटिक मैकेनिज़्म ऑफ इंजरीज़ के अंतर्गत है। अब उसके बाद आगे आइए, जैसे इंजरी का एक छोटी सी मिसाल दिया है, किल्लत दम, हाइपॉक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हुई तो एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, निज़ाम तनफ़ुस के लिए ज़रूरी है। जो ही जो है रेस्पिरेशन का अमल जो है मजरूह होगा तो एटीपी की तख्लीक जो बनना है वो कम हो जाएगा। अब जब कम हो जाएगा तो सोडियम एंड वाटर मूव इनटू द सेल, पोटेशियम मूव आउटसाइड सेल। यहाँ पर आपको सेल्स है तो यहाँ पोटेशियम विल गो आउट, पोटेशियम आपको बाहर जाएगा और इसके बरअक्स जो क्या कहते हैं सोडियम एंड मोर वाटर मूव इनटू सेल, सोडियम और वाटर ये दोनों चीज़ें अंदर आएगी। वाटर मीन्स H2O ये अंदर आएगा और उसके बाद यहाँ पर सोडियम भी अंदर आएगा, ये दोनों आपको अंदर जाएंगे और पोटेशियम बाहर जाएगा जब एटीपी में कमी वाक़ई होगी। फिर उसके बाद आस्माटिक प्रेशर इंक्रीजेस। हम जानते हैं कि खलियात के अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये परमीबल होती है, आपके मायात अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाते हैं। जब ऐसे होते हैं तो ये आस्माटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, मोर वाटर मूव्स इनटू सेल, ये और ज़्यादा जो है अब इससे क्या होगी, बस्ट हो जाएगी। उसके बाद सिस्ट्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्टेंडेड रप्चर्स एंड फॉर्म्स द वैक्यूल्स, एक्सटेंसिव वैक्यूलाइजेशन, हाइड्रोपिक डीजनरेशन। इस पानी के ज़्यादा जाने की वजह से हमने कहा कि गुब्बारे में पानी भरते जाइए या हवा भरते जाइए तो दैट विल बस्ट। तो यहाँ से देखिए आपको सेल आपको दिखाया गया जिसके ये नॉर्मल सेल है, जब इसके साख्ती ऑर्गेनेल्स जो है सारे के सारे मौजूद हैं, लेकिन जो ही इंजरी हुई तो उसके बाद क्या है कि ये सोडियम एंड वाटर मूव्स इनटू द सेल, जैसा कि हमने यह बताया कि सोडियम और वाटर मूव्स इनटू द सेल और पोटेशियम क्या है बाहर जाएगा। ये पोटेशियम, ये पीला वाला जो आपको पोटेशियम मूव्स आउटसाइड द सेल। अब डिस्टेंटेड ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो है डिस्टेंटेड बढ़ जाएगी जो है। अब मोर एंड मोर वाटर विल कम, तो ये क्या होगा, सोइलिंग होगी और सोइलिंग होगी तो अल्टीमेटली बस्ट हो जाएगा। तो आपको एक सिंपल मिसाल से जब सेल इंजरी हुई तो क़िल्लत दम हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो रेस्पिरेशन का अमल रुक गया, रेस्पिरेशन का अमल रुक गया तो एटीपी का लेवल डाउन हो गया। जो ही एटीपी का लेवल डाउन होगा सोडियम एंड वाटर विल कम इन टू पिक्चर, ये सोडियम एंड वाटर अंदर जाएगा। ये जो आपको इस तरीके का रंग दिखाया गया है ये तीनों जो है तीनों तरफ से आपको सोडियम और वाटर अंदर जा रहे हैं। ये जो दूसरा कलर दिखाएगा पोटेशियम बाहर हो रहा है। इसका जो है हेमोस्टैटिस जो तवाज़ुन बरकरार था अभी तक वो गैर तवाज़ुन हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी एंड मोर वाटर एंड सोडियम आयन विल रश इनटू द एंड स्वेलिंग विल स्टार्ट एंड अल्टीमेटली दिस विल बी बस्ट। तो दिस इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द सेल इंजरी। अब ये सेल इंजरी आपके दो तरीक़े की होती है। जब सेल इंजर्ड होती है तो उसमें अडेप्टेशन की जो है हम जानते हैं कि गैर माकूल हालात में इंसान अपने आप को इस तरीके से ढालता है जिससे
غیر معمولی جو حالات ہیں ان کا سامنا کر سکیں. مثلا جاڑا ہوتا ہے تو ہم جو ہے سویٹر جو ہے آج کل خوب جو ہے سویٹر پہنے ہوئے ہیں، جو ہے ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، اور جب گرمی آئے گی تو ہلکے کپڑے پہنیں گے، سفید کپڑے پہنیں گے، رنگین کپڑے نہیں پہنیں گے. یعنی بیرونی حالات کے مطابق انسان رد عمل کرتا ہے. اور انسان کا جس پورے خلیات سے بنا ہوا تو خلیات بھی رد عمل کرتی ہے. یعنی بہت حد تک جو اسٹریس یا دباؤ پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور اگر انڈو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اپنے طبعی حیت پر واپس ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریورسیبل سیل انجری. اور جب دباؤ یا جرح اتنا شدید ہوتا ہے کہ خلیات دوبارہ لوٹ کر کے اپنے پرانی حیت پر واپس نہیں آ پاتی، اس کو ہم irreversible چینجز کہتے ہیں. اور اس سیل کو مجروح ہونے کے بعد سیل اپنے طبعی افعال، کارکردگی اور ساخت میں واپس لوٹ آئے، اس کو ہم سیل ایڈیپٹیشن کہتے ہیں. اب یہ سیل ایڈیپٹیشن کے لیے اتنے سارے طریقے اپنائے جاتے ہیں. پہلا ہے ہائپرٹرافی، دوسرا جو ہے ہائپرپلیسیا، تیسرا ایٹرافی، چوتھا میٹاپلیسیا. ہائپرٹرافی میں کیا ہے کہ اس میں صرف جو ہے سائز میں اضافہ ہوتا ہے، تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. جیسے ورزش جب ہم کرتے ہیں تو عضلات موٹی ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے سائز میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. خلیات کی تعداد میں قطعاً اضافہ نہیں ہوتا. دس از کالڈ ہائپرٹرافی. ہائپرپلیسیا، اس میں تعداد میں بڑھوتری ہوتی ہے. اس میں ہارمونلز یا مسل محرک ہو جاتے ہیں. جیسے حمل میں چھاتی کے غدود کا بڑھ جانا، اس میں خلیات کی تعداد نہیں بڑھتی بلکہ جو ہے تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہائپرپلیسیا میں تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے حمل کے دوران چھاتی کے غدود کا بڑھ جانا. یہ ہائپرپلیسیا ہے. ایٹرافی، خلیات کی سائز اور فعلیات دونوں بڑھ جاتی ہیں، اچانک بڑھ جاتی ہیں. اگر اکثر عدم استعمال، غذائی کمی یا اعصابی سپلائی ختم ہونے سے ہوتا ہے. مثلا پلاسٹر لگنے کے بعد عضلات سکڑ جاتی ہیں تو اس کو ایٹرافی کہتے ہیں. اس میں خلیات کے سائز اور فعلیات دونوں اثر انداز ہوتے ہیں. تعداد کا یہاں کوئی ذکر نہیں، اس کی سائز اور اس کی فعالیت دونوں کم ہو جاتے ہیں. جیسے ہم جب لگا دیتے ہیں پلاسٹر تو سکڑ جاتی ہے. میٹاپلیسیا میں کیا ہوتا ہے، ایک خلیات دوسری قسم کی خلیات میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹرانسفارمیشن آف ون ٹائپ آف سیل انٹو اندر ٹائپ آف سیلس. جیسے یہ کہتے ہیں کہ جو یہ تبدیلی قابل واپسی ہوتی ہے لیکن خطرناک ہو سکتی ہے. مثال سگریٹ نوشی سے سانس کی نالیوں میں کالم نار خلیات کا اسکوائمس خلیات میں، یہ جو کالم نار خلیات ہوتی ہیں اسکوائمس میں تبدیل ہو جاتی ہیں. جو سانس کی نالیاں ہیں، جو آپ کے برانکیول ہے، ٹریکیا ہے، برانکائی ہے، ان سب میں اسکوائمس ایپیتھیلیم ہوتا ہے، اسکوائمس ٹیشوز ہوتا ہے. یہ اسکوائمس جو ہے یہ آپ کو کیا کہتے ہیں، کالم نار اسکوائمس میں چلا جاتا ہے. کالم نار مطلب پوری کالم اس طریقے سے ایک ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسری ہے. اور یہ جو ہے دس ول، یہ کالم نار ہے. دس ول ٹرن انٹو اسکوائمس. اب اس طریقے سے آپ کو جو ہے خلیات آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اسکوائمس آپ کو جو ہے ہو جائے گی. یہ آپ کا اسکوائمس ہے. تو یہ آپ کو کہا ہوتا میٹاپلیسیا میں. پھر ایک بار سن لیجئے، ہائپرپلیسیا میں صرف سائز میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی تعداد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جیسے کہ جب ورزش کرتے ہیں تو ہماری عضلات کی خلیات موٹی ہو جاتی ہے، اسی لیے عضلات بھی موٹا ہو جاتا ہے اور انسان تندرست اور توانا اپنے کو محسوس کرتا ہے. یہ ہے ہائپرٹرافی، جہاں صرف سائز میں اضافہ ہوا ہے. ہائپرپلیسیا میں کیا ہے کہ اس کے تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے سائز میں اضافہ نہیں ہوتا. اور یہ عمل جیسے حمل کے دوران چھاتی کے جو خلیات ہیں وہ تعداد میں اضافہ کر جاتے ہیں. ایٹرافی میں اس میں سائز نہیں بڑھے گی اور فعلیات میں بھی کمی آ جائے گی. جب دونوں ہوتا ہے تو اس کو ایٹرافی کہتے ہیں. جیسے کہ
प्लास्टर लगने के बाद खलियात सिकुड़ जाती हैं, उनका साइज़ भी छोटा हो जाता है, उनकी कारकर्दगी और फ़आल भी कम हो जाती हैं। मेटाप्लेसिया में एक टाइप की सेल दूसरे टाइप के सेल में तब्दील हो जाती है। जैसे कॉलमनार आपको जो खलियात हैं वो स्क्वैमस में तब्दील हो जाएंगी। ये कहाँ होता है? जब निज़ाम तनफ़ुस के आप ट्रैकिया, ब्रांकाई, ब्रांक्यूल में इस तरीके से होता है। हालांकि ये सारे अभी तक ये जो सेलुलर एडेप्टेशन है ये रिवर्सिबल होते हैं, यानी इस तब्दीली के बाद दोबारा अपने असली हैयत में खलिया वापस लौट जाती है। लेकिन अब इससे आगे अगर जरा है, दबाव है, तो वो वापस नहीं लौट पाएगी, जिसको हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। देखिए यहाँ नॉर्मल सेल दिखाया गया है, अब रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, तो स्ट्रेस है, फिर इंजूरियस स्टिमुलेशन है, ये एडॉप्ट करने की कोशिश करेगी, ये जो है सेल इंजर्ड हो जाएगी, माइल्ड एंड ट्रांजिएंट ये लौट करके पुनः अपने दोबारा नॉर्मल हैयत में आ जाएगी। लेकिन जब सीवियर प्रोग्रेशन होगा, ये बढ़ेगा, तो उसके बाद इरिवर्सिबल इंजरी होगी, और इरिवर्सिबल इंजरी के बाद डेथ हो जाती है। डेथ जो है आपको नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस से होती है। ये बार बार आपको हम एपोप्टोसिस लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। ये खलियात का मर जाना है, दोनों में खलियात मरती है, इसमें प्रोग्राम्ड मुनज़्ज़म तरीक़ा होता है और इसमें गैर मुनज़्ज़म तरीक़ा होता है। तो इस तरीक़े से आपको रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल का नतीजा क्या होगा कि सेल डेथ होगा, चाहे वो नेक्रोसिस के ज़रिए हो, गैर मुनज़्ज़म तब्दीलियों के ज़रिए या मुनज़्ज़म तब्दीलियों के ज़रिए, जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं। तो इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी का जो नेट रिज़ल्ट है वो सेल डेथ है, जबकि जो रिवर्सिबल सेल जो आपको चेंज है उसमें खलियात मजरूह होंगी एडेप्टेशन की वजह से, फिर दोबारा अपने तबई हैयत में कारकर्दगी में वापस आ जाएंगी। इसीलिए इसको जो है रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। यहाँ से जो है यहाँ तक इसके ऊपर क्या है? रिवर्सिबल है। यहाँ से यहाँ क्या है? ये रिवर्सिबल है। और जो ही आप नीचे की तरफ आएंगे ये इर्रिवर्सिबल है। IR से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, इर्रिवर्सिबल। और इर्रिवर्सिबल का नतीजा क्या होगा? सेल डेथ होगा। सेल डेथ चाहे नेक्रोसिस के ज़रिए हो या एपोप्टोसिस के ज़रिए हो, कुल नतीजा यह है कि इर्रिवर्सिबल जब सेल चेंज हो, इंजरी होगी तो सेल डेथ होगा, चाहे नेक्रोसिस हो या एपोप्टोसिस हो। लेकिन अगर जो है रिवर्सिबल सेल इंजरी है तो दबाव और कुछ तब्दीलियों के बाद दोबारा ये अपने हैयत में वापस आ जाएगा। जो आपको हमने बताया कि जो रिवर्सिबल चेंजेस है उसमें हाइपरट्रॉफी है, जिसमें सिर्फ तादाद बढ़ती है। हाइपरप्लेसिया में इसमें जो है साइज़ बढ़ती है, हाइपरप्लेसिया में साइज़ बढ़ती है, इसमें तादाद बढ़ती है। हाइपर यानी साइज़ जैसे वर्जिश के बाद, और हाइपरप्लेसिया इसमें तादाद बढ़ती है, जैसे हमल के दौरान पुस्तान के हदूद जो है में तादाद में इजाफा होता है और साइज़ वही रहता है। एट्राफी इसमें खलियात की साइज़ और फेलियात दोनों में कमी हो जाती है। मेटाप्लेसिया एक टाइप की सेल दूसरे टाइप की सेल में तब्दील हो जाती है, जैसे निज़ाम तनफ़ुस में ट्रैकिया, ब्रांकाई, ब्रांक्यूल जो कॉलमनार सेल है वो जो है तब्दील हो जाएगी स्क्वैमस में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज दिखाया गया है। अब इरिवर्सिबल चेंज ये है कि वही जो है खलियात जो है दोबारा लौट करके अपने पुराने हैयत पर नहीं आएगी और सेल डेथ होगा, चाहे नेक्रोसिस हो या एपोप्टोसिस हो। वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। अब उसके बाद ये आपको एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ये जो सेल डेथ है, सेल डेथ अभी दो तरीक़े से होता है, लेकिन इसमें और कुछ मज़ीद दे दिया गया। एपोप्टोसिस ऑफन रिफर टू एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी एक तरीके से जैसे कंप्यूटर एक प्रोग्राम से चलता है, जिसे प्रोग्रामिंग कहते हैं, बाकायदे उसके लिए प्रोग्राम तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद एम्बेडेड कर दिया जाता है, उसी के अनुसार हम
اگر کاپی پیسٹ جو بھی کمانڈ دیتے ہیں وہ چیز کام میں آتی ہے. تو یہاں پر منظم طریقے سے پروگرام سیل ڈیتھ ہوگا، اسے اپاپٹوسس کہیں گے. اگر جو ہے ان کنٹرول غیر منظم ہوگا تو اس کو نیکروسس کہیں گے. آٹوگرافی از اے پروسیس ویئر سیل ڈیگریڈ اینڈ ریسائکل دیئر اون کمپوننٹس آفن ان ریسپانس ٹو اسٹریس اور نیوٹرینٹ ڈپریشن. جب جو ہے کھانے میں ایسے اجزاء جو صحت کے لیے ضروری ہیں وہ نامکمل مقدار میں رہتے ہیں اور اس طریقے کا دباؤ ہوتا ہے تو اپنا ہی جو ہے ڈیگریڈ ہوتی ہے اور ریسائیکل پھر جو ہے پیدا کر لیتی ہے. اور نیکرو اپاپٹوسس میں اس میں نیکروسس بھی ہے اور اپاپٹوسس ہے، یعنی منظم بھی ہے اور غیر منظم ہے. تو یہ 4 طریقے سے سیل ڈیتھ ہوتی ہے. آئیے اب اس کے بعد جو ہے سیل ڈیتھ سے نیکروسس. اب جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قروح اور ٹیومر اور جو ہے آپ کو سرطان کے بیچ فرق واضح کریں گے انشاءاللہ. تو اب یہاں سے سیل ڈیتھ ہوئی، نیکروسس ہوا. تو اب یہ بینائن السر کی ابتدا ہوئی ہے. اور بینائن سے مراد یہ ہے کہ وہ السر ابھی کینسر کی نہیں ہے نہ ٹیومر کی، ابھی السر کی میں بات کر رہا ہوں، قروح کی بات کر رہا ہوں. جب سیل ڈیتھ آپ نے اوپر پڑھ لیا، چاہے پروگرامڈ ہو چاہے ان پروگرامڈ ہو، چاہے آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آٹوگرافی ہو یا دونوں مکس ہو، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، خلیات کی موت واقع ہوتی ہے. اب یہاں سے جب خلیات مرنے لگتی ہے تو قروح یا السر کی ابتدا ہوتی ہے. ابھی ہم ٹیومر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی اب کارسینوما کی نہیں بات کر رہے ہیں. خلیات کے ڈیتھ کے پہلے جو اسٹیج ہے اس سے السر کی ابتدا ہوگی. السر بھی 2 طریقے کے ہوتے ہیں، بینائن ہوتا ہے، میگلیننٹ ہوتا ہے. بینائن کا مطلب زیادہ پھیلے گا نہیں اور صحیح بھی ہو جائے گا، اور جبکہ میگلیننٹ تیزی سے بڑھے گا، یعنی سیل ڈیتھ بڑھتا چلا جائے گا اور آگے کی طرف رواں ہوگا، نقصان کی طرف رواں ہوگا. تو وہ ہے میلنٹ کریکٹر. وین مینی سرفیس ایپیتھیلیل سیل ڈائی اینڈ سلگ اپ. تو یہاں پر جو قروح کی پہلی نشانی ہوگی کہ ایپیتھیلیل سیلز ڈائیڈ اینڈ سلگ اپ، وہ اپنا چھوڑ کر کے نکل جائیں گی. جیسے یہاں پر یہ آپ کی یہاں پر تمام سیل آپ کو ہے، ایپیتھیلیل سیل ہے، یہ کیا ہے، ایپیتھیلیل سیل. اور ایپیتھیلیل سیل سرفیس یہ جو ہے مر جائے گی اور مرنے کے بعد اس طریقے سے جلد کی سطح کو چھوڑ کر کے واپس باہر آ جائے گی. وین مینی سرفیسز ایپیتھیلیل سیلز ڈائیڈ. جب بیرونی جلد کے بیرونی حصے میں واقع ایپیتھیلیل سیل مر جاتی ہیں، چاہے وہ پروگرام سیل ڈیتھ کے بعد یا ان پروگرام، تو اس سرفیس کو وہاں سے چھوڑ کر کے باہر آ جاتی ہیں، موت ہو جاتی ہے اور باہر آ جاتی ہے. اس کو ہم جو ہے السر کہتے ہیں. تو آپ قروح کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے، قروح کی جو بیسک بنیادی ڈیفینیشن ہوئی یہ یہی ہوئی کہ وین مینی سرفیس ایپیتھیلیل سیل ڈائی اینڈ سلگ اپ. جب سبھی خلیات مر کر جھڑ جاتے ہیں، سلگ اپ میں جھڑ جانا، باہر نکل جائیں گے. جب سطحی خلیات مر کر جھڑ جاتے ہیں تو السر بنتا ہے. تو آپ قروح کی ابتدائی ڈیفینیشن آپ اس کو یاد کر لیجئے. یہ آپ کو قروح کی ابتدائی ڈیفینیشن ہوگی. قروح قاف رے وا اور ہے، یہ قروح کی ابتدائی، اس لیے میں لکھ رہا ہوں. اس سے پوری رائٹنگ تو نہیں بن رہی ہے لیکن آپ کو یاد کرنے کا، سمجھنے کا ایک جس میں ذہن میں اسٹور کرنے کا خاکہ ضرور جو ہے ہو جائے گا. اس قروح لفظ کو ہمارے پیارے معزز سامعین اور طلبہ اس کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے فرسٹ ایئر سے لے کر فائنل تک آپ کو کم سے کم ہم نے گنا 52-53 بار جو ہے، اور فائنل ایئر میں 18 بار مختلف جگہوں پر آپ کو السر، قروح اور کارسینوما، السر اینڈ کارسینوما، السر اور کارسینوما، قروح اور سرطان، قروح اور سرطان، یہ لفظ آئے ہوئے ہیں اور بچوں کو بہت پریشان کرتے ہیں. بس مقام بدلتے ہیں لیکن بنیادی خصلتیں وہی ہوتی ہیں کہ اس میں سیل ڈیتھ ہوتی ہے،
अब ये सेल डेथ चाहे आपको मुनज़्ज़म हो या गैर मुनज़्ज़म हो, यानी एपोप्टोसिस नेक्रोसिस से हो या एपोप्टोसिस से हो, मर गई और उसको छोड़ करके, सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, झड़ जाएंगे, तो इसको हम कुरूह कहते हैं। अब इसमें ज़ख्म पैदा हो जाएगा और ये ज़ख्म कभी जल्दी अच्छा हो जाता है तो इसको हम बिनाइन अल्सर कहते हैं, और कभी देर में बहुत अच्छा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट अल्सर्स कहते हैं। दिस अल्सर बिलोंग टू द सेल इंजरी। कैंसर अभी नहीं है, यही मैंने कहा कि ये कुरूह सेल इंजरी का नतीजा है। कुरूह सेल इंजरी का नतीजा है। अभी तक कैंसर या ट्यूमर की बात नहीं हुई है, अभी प्राइमरी मराइल है। सेल डेथ के बाद जो पहला मरहला पेश आता है उसके नतीजे में कुरूह या अल्सर की इब्तिदा होती है। यह कुरूह या अल्सर दो तरीके का हो सकता है, बिनाइन भी हो सकता है, मैग्नेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो है कैंसर ही बिनाइन और मैग्नेंट होता है, कुरूह भी जो है बिनाइन और मैग्नेंट होता है। उसी तरह ट्यूमर भी बिनाइन और मैग्नेंट होता है, और सरतान या कैंसर तो होता ही होता है। तो मैं बिनाइन से मुराद सिर्फ इतना है कि वो दवा और इलाज के बाद अपने दोबारा तौर से अपने पुरानी हैयत में वापस आ जाए, तो इसको हम बिनाइन कहते हैं। ये बहुत आहिस्ता बढ़ता है, लेकिन अगर यही तेज़ी से अफजाइश करने लगे, बढ़ने लगे, घाव अच्छा ही ना हो, मुज़मिन कैफियत का हो जाए, तो फिर उसको हम मैग्नेंट अल्सर से जानते हैं। यानी ये अल्सर की बुनियादी जो तारीफ है कि खलियात जब मरती हैं, चाहे नेक्रोसिस के ज़रिए मरें या एपोप्टोसिस के ज़रिए मरें, यानी अनप्रोग्राम सेल डेथ या प्रोग्राम सेल, जब भी मौत वाक़ई होगी तो पहले नतीजे में जो बीमारी पेश आएगी उसको हम कुरूह या अल्सर के नाम से जानते हैं। ये क़तअन अभी न तो ट्यूमर है और न तो अभी कैंसर है। आइए अब जो है इस जो है कुरूह के बाद अब परसिस्टेंट इंजरी ऐसी है, दबाव ऐसा है, जरा ऐसा है, और जरा के हमने बहुत सारे जो है आपको एटीपी में कमी, माइटोकॉन्ड्रियल में रप्चर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर एटीपी, जो सारी चीज़ें हमने बताई, अगर वो हालात जारी रहे, परसिस्टेंट ज़ख्म लगता रहा, तो अब सेल में मजबूरन जेनेटिक तब्दीलियाँ होंगी। जेनेटिक तब्दीलियों से मुराद उसका न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम डीएनए कहते हैं, ये मुज़मिन तौर से तब्दील होता है, मुज़मिन तब्दीली होती है। इफ़ इंजरी इज़ क्रोनिक एंड एफेक्ट द डीएनए, जब डीएनए को इतना ज़्यादा ज़ख्म मुज़मिन कैफियत में हो कि उसके न्यूक्लियस के डीएनए को मुतासिर करने लगे, इसको हम परसिस्टेंट इंजरी कहते हैं, और इसके नतीजे में डिस्प्लेसिया होगी। पहला काम क्या होगा, अब कुरूह के बाद अब आगे जो है ट्यूमर और सरतान की तरफ अभी हम स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ब्रिज बिटवीन इंजरी एंड कैंसर। अभी तक तो जो कुरूह था दैट वाज पार्ट ऑफ द सेल इंजरी, जो आपको अल्सर था दैट वाज द पार्ट एंड एंड रिजल्ट ऑफ द सेल इंजरी। लेकिन इसके बाद जो होगा, अगर अभी भी दबाव या स्ट्रेस या इंजरी जारी रही, तो उसके डीएनए मुतासिर होने लगेंगे सेल के, और इसको हम डिस्प्लेसिया कहते हैं, डिसऑर्डर ग्रोथ विथ एबनॉर्मल सेल। डिसऑर्डर ग्रोथ, अब गैर मुनज़्ज़म ग्रोथ होने लगेगी विथ एबनॉर्मल सेल। क्या होगा, उसकी पोलरिटी लॉस हो जाएगी, उसका न्यूक्लियस जो है एटिपिकल हो जाएगा, बढ़ जाता है। इंक्रीज माइटासिस, जो सेल डिवीज़न के दो तरीक़े आपने पढ़े हैं, माइटासिस और मियासिस, तो यहाँ मियासिस से कोई मतलब, माइटासिस ये बढ़ लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब सेल डिवीज़न माइटासिस बढ़ेगा तो तादाद में इजाफा होगा गैर ज़रूरी तरीके से, और यही क्या है, प्री कैंसरस स्टेज है। यानी कैंसर या ट्यूमर जो आगे आप पढ़ने जा रहे हैं, उसका पहला स्टेज डिस्प्लेसिया है। डिस्प्लेसिया से मुराद जब इंजरी इस तरीके से कायम रहे कि
नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बाद भी इस तरीके से कायम रहे कि सेल के डीएनए को मुतासिर करने लगे, तो इसको डिस्प्लेसिया कहते हैं। व्हेन क्रोनिक इंजरी affects the DNA, this process is called dysplasia. And dysplasia is the disordered growth. अब जब DNA मुतासिर होगा तो disordered growth होगा और abnormal सेल बनेगी। इसके 3 जो है खसूसियात होंगी। नंबर 1 लॉस ऑफ पोलरिटी, नंबर 2 न्यूक्लियर एटिपिया, एंड नंबर 3 इंक्रीज माइटोसिस, इंक्रीज सेल डिवीजन। सेल डिवीज़न के 2 तरीक़े हैं, मियाटिक नहीं बल्कि माइटाटिक सेल डिवीज़न इंक्रीज़ करेगा। और यहाँ से प्री कैंसरस स्टेज, इसके बाद प्री कैंसर, कैंसर के इब्तदा की पहली कड़ी जो है यहाँ पर आ गई और पोटेंशियली रिवर्सिबल। लेकिन अभी भी वक्त है कि ये रिवर्सिबल हो सकती है, अभी भी वक्त है कि रिवर्सिबल हो सकती है, यानी डिस्प्लेसिया इज रिवर्सिबल। इसमें डीएनए मुतासिर होता है, पोलरिटी का नुकसान होता है, न्यूक्लियस एटिपिकल हो जाता है, इंक्रीज माइटोसिस होती है। कैंसर के इब्तदा का पहला मराहिल है, लेकिन अभी भी रिवर्सिबल है। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसिया में खलियात की तरतीब बिगड़ जाती है, एटिपिकल हो जाता है, न्यूक्लियस बढ़ा हुआ होता है। हमने कहा लॉस ऑफ पोलरिटी, तो ये तरतीब बिगड़ गई। फिर जो न्यूक्लियर एटिपिया, न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा खिंच करके और तकसीम बढ़ जाती है, बार बार डिवीज़न होगा, यानी तादाद गैर ज़रूरी तरीके से खलियात की बढ़ने लगेगी। यह क़ब्ल अस्सरतान हालत है, मगर अभी कैंसर नहीं है। यही है ब्रिज बिटवीन इंजरी एंड कैंसर। तो अब चौथे तक तो हमने क्या कहा था, गुरूर था। अब 5वें मराहिल में ये जो है ब्रिज है, जैसे एक पुल होता है, इस किनारे से उस किनारे पर आप जाते हैं। तो अभी सेल डेथ के बाद जो आपकी सेल इंजरी है और सेल इंजरी से अल्सर तक तो बन गया, अब अल्सर के बाद ट्यूमर और कैंसर की तरफ कैसे बढ़ेगा, तो ये आपको डिस्प्लेसिया, पहला जो अमल होगा वो डिस्प्लेसिया होगा। उसके बाद ही आपको जिसमें जो है डीएनए मुतासिर होगा, टिपिकल लॉस ऑफ पोलरिटी होगी, न्यूक्लियस बढ़ जाएगा, माइटोसिस बढ़ जाएगी। ये सब डिस्प्लेसिया के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यहीं से कैंसर के स्टार्ट की इब्तदा हो रही है। लेकिन अभी भी रिवर्सिबल हो सकता है, अभी कैंसर के अंदर नहीं गया है, लेकिन इसकी शुरुआत की प्राइमरी कड़ी है, ये ब्रिज है। अब उसके बाद आगे देखिए, आपको छठवां क्या, नियोप्लेसिया। नियोप्लेसिया ऑटोनॉमस ग्रोथ, न्यू ऑटोनॉमस ग्रोथ, यानी कुछ ऐसी अफजाइश होगी जो पहले नहीं होती थी, उसको हम नियोप्लेसिया। तो पहले था डिस्प्लेसिया जिसमें डीएनए मुतासिर हुआ था, लॉस ऑफ पोलरिटी हुई थी, फिर उसके बाद आपको न्यूक्लियस गैर ज़रूरी तरीके से बढ़ गया था और माइटोसिस भी बढ़ गई थी और रिवर्सिबल था। लेकिन अब उसके बाद कुछ नई जो है ग्रोथ शुरू हो जाएगी, न्यू ऑटोनॉमस ग्रोथ शुरू हो जाएगी, जिसको हम नियोप्लेसिया कहते हैं। और इससे मुराद क्या है, नियोप्लेसिया नई बढ़ोतरी है जो जिस्म के कंट्रोल से आज़ाद हो जाती है। अब यहाँ पर पहले तो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बढ़ा और फिर उसके बाद न्यूक्लियस बढ़ने के बाद पोलरिटी का नुकसान हुआ और उसमें तकसीम खूब होने लगी। अभी तक तो इसके ऊपर मुनज़्ज़म था, लेकिन अब यहाँ से गैर मुनज़्ज़म। नियोप्लेसिया जो है मीन्स अनकंट्रोल्ड ऑटोनॉमस सेल प्रोलिफरेशन, जो गैर मुनज़्ज़म तरीक़े से उसकी तकसीम होने लगेगी इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल रेगुलेटरी सिग्नल्स। जो हम सिग्नल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम कंट्रोल करते हैं, मुनज़्ज़म करते हैं, वो कंट्रोल ख़राब हो जाएगा, वीक हो जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा। तो नियोप्लेसिया, न्यू ग्रोथ, नियोप्लेसिया मीन्स न्यू ऑटोनॉमस ग्रोथ विदाउट एनी कंट्रोल विद लॉस ऑफ नॉर्मल रेगुलेटरी सिग्नल्स। तो यहाँ से नियोप्लेसिया। तो पहले डिस्प्लेसिया जहाँ तक अभी रिवर्सिबल था, लेकिन अब नियोप्लेसिया, अब यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ये नियोप्लेसिया। फिर उसके बाद क्या, अब यहाँ से पहला तो आपको सेल डेथ के बाद जो पहला नज़्म था उसको हमने
उसको जो है कुरूह या अल्सर के नाम से हमने कहा था। यहाँ तक कुरूह या अल्सर था, फिर उसके कुरूह अल्सर के बाद डिस्प्लेसिया हुई, फिर उसके बाद नियोप्लेसिया हुई। ये दो अलग स्टेप मराहिल से गुजरने के बाद अब उसके बाद ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा, यानी ट्यूमर जिसे औराम, उर्दू में इसको औराम भी कहते हैं या वरम भी कहते हैं। वरम जो है वरम, औराम इसकी जमा है। ये ट्यूमर तो पहला कुरूह था, कुरूह के बाद दो स्टेप बीच में, वरम और कुरूह के बीच में दो स्टेप है, डिस्प्लेसिया और नियोप्लेसिया। अब इन दो स्टेप्स के बाद जो है क्या होगा, ट्यूमर इज ए मास फॉर्म ड्यू टू एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन। जैसा कि आपने नियोप्लेसिया में कहा था कि जो है न्यू ग्रोथ, तो अब वो न्यू ग्रोथ होगा तो एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन होगा और ये एकजा होने लगे कि ये लंप जो है एक गुठली की तरह से वहाँ गिल्टी की शक्ल में दिखाई पड़ेगी। आप कहते हैं कभी गर्दन में कभी कहीं आपको जो है गिल्टियाँ देखने को मिलती हैं, तो ये क्या है, इसको हम ट्यूमर या वरम और जिसकी जमा औराम है कहते हैं। तो कुरूह और वरम के बीच में दो थी जिसको डिस्प्लेसिया और नियोप्लेसिया के नाम से कहा था। अब जो है ट्यूमर हो गया। जैसे कुरूह दो तरीके का था, बिनाइन और मैग्लिनेंट। बिनाइन जो आहिस्ता बढ़ रहा है और जो है सही होने का अंदेशा है, अचानक होता है, और अगर इसके खिलाफ तेजी से बढ़ रहा है और जो है क्या कहते हैं अच्छा नहीं हो रहा, तो इसको हम मैग्लिनेंट की कैफियत में रखते हैं। तो अब मैग्लिनेंट में क्या कहते हैं, ये इन्वेसिव हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, यानी मकामी बाफ्तों से निकल करके आगे के बाफ्तों को भी तबाह और बर्बाद करता है, इसको हम इन्वेजन कहते हैं। हमारे यहाँ तमाम आक्रमणकारी, आपने पढ़ा है कि हिंदुस्तान पर तमाम लोगों ने आक्रमण किया, तो उसको वो इन्वेजन है। उसी तरह से ये ट्यूमर इन्वाइट करेगा दूसरे खलियात को, अपने तो तबाह बर्बाद है ही है, इसके बाद वो दूसरे को करेगा, तब इसको मैग्लिनेंट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कुरूह भी दो तरीके का है, बिनाइन और मैग्लिनेंट, उसी तरीके से वरम भी दो तरीके का, बिनाइन और मैग्लिनेंट, और सरतान भी जो है दो तरीके का होता है। तो ये है, और ट्यूमर खलियात के गैर मामूली बढ़ोतरी से बनने वाला मास है, एबनॉर्मल मास, जिसको गिल्टी, गुट्ठी या आपको गुठली कुछ भी कह सकते हैं। अब ये जो है बिनाइन भी हो सकता है और मैग्लिनेंट हो सकता है, सरतानी। तो अब आपने सबसे पहले आपने कुरूह पढ़ा, फिर उसके बाद डिस्प्लेसिया और नियोप्लेसिया, फिर उसके बाद जो है आपको ट्यूमर बना। अब जो है ट्यूमर जो है इज नॉट, यहाँ पर इक्वल और काट दिया गया, इज नॉट ए कैंसर। जब मैग्लिनेंट कैफियत में पहुँचेगा तो ये कैंसर में तब्दील होगा, और बिनाइन में है तो ये तब तक ये कैंसर नहीं है। तो ट्यूमर इज नॉट ए कैंसर ऑलवेज। अब उसके बाद आगे जो है आइए देखिए कि कार्सिनोमा इन सीचू, इसको कहते हैं अर्लीस्ट कैंसर। अब यहाँ से जो है कैंसर की इब्तिदा हो रही है। कैंसर कन्फाइंड टू द इपीथीलियम, अभी इपीथीलियल सेल में कन्फाइंड होगा, सीमित होगा, फुल थिकनेस पूरा जो है आपको थिकनेस को इन्वॉल्व करेगा, डिस्प्लेसिया होगा और नियोप्लेसिया भी होगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी भी इंटैक्ट है। तो ये कार्सिनोमा इन सीचू की इतना जो है आपको यह है, नो इन्वेजन, अभी जो है कहीं इन्वेजन नहीं कर रहा है, नो मेटास्टेटिस, दूसरी जगह नहीं जाके फैल रहा है, 100% क्यूरेबल है। तो ये कार्सिनोमा इन सीचू, कार्सिनोमा इन सीचू। पहले जो है आपको ये था मास फॉर्मेशन हुआ, कार्सिनोमा इन कैंसर हैज स्टार्टेड बट नॉट स्प्रेड, यहाँ तक अभी स्टार्ट हुआ लेकिन स्प्रेड नहीं हुआ। अब उसके बाद इन्वेसिव कार्सिनोमा, जिसको हम ट्रू कैंसर ये कहते हैं, कैंसर सेल ब्रीच बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन उसकी तबाह और बर्बाद होती है, इन्वाइट टिश्यूज दूसरे अंसजा को बर्बाद करता है, और उनको बर्बाद करने के बाद स्प्रेड वाया ब्लड एंड लिम्फ। हम 12 आपसे बता चुके हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई खलियात है जिसके जो है कार्सिनोमा इन टिश्यूज हो गया, अभी तक ये यहाँ पर मौजूद था, मकामी तौर पर जो है
अगल बगल की खलियात को जो है तबाह बर्बाद कर रहा था, लेकिन जब यहाँ से खून और लिम्फ, ये आपको वेसल्स दिखाई गई है, इस वेसल में चाहे आपको ब्लड भी हो सकता है या लिम्फ भी हो सकता है, तो इसके ज़रिए यहाँ से निकल करके अब यहाँ पहुँच गई और यहाँ जो है तबाही और बर्बादी का अमल इसने शुरू कर दिया। तो ये है आपको इन्वेजन। दिस इज़ ए क्लिनिकली डेंजरस कैंसर। अब उसके बाद आइए जो है अल्सरेशन इन कार्सिनोमा। अब ये जो है लेट फीचर और लास्ट फीचर, व्हेन मैग्नेट ट्यूमर आउटग्रोस इट्स ब्लड सप्लाई, तो नेक्रोसिस होगा, सरफेस बैक डाउन होगा, मैग्नेट एक्सीलरेशन होगा। अब यहाँ पर कोई भी जो है हीलिंग का अमल पेश नहीं आएगा, बल्कि तबाही और बर्बादी ही देखने को मिलेगी। इसका एंड रिजल्ट या प्रोग्नोसिस यही होता है। कैंसर में अल्सर बनना दरअसल ट्यूमर के मरने और सतह टूटने का नतीजा है, यह हकीकी अल्सर नहीं है। दिस अल्सर बिलोंग्स टू नियोप्लेसिया नॉट द सेल। अब उसके बाद देखिए, ये पूरे जो है आपको सीक्वेंस शुरू से लेकर के आखिर तक का एक सीक्वेंस आपके सामने दिखा है। ये आपको नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल्स में अगर इंजरी हुई और इंजरी के बाद दोबारा नॉर्मल सेल में वापस चली गई, तो इस अमल को हम अडेप्टेशन कहते हैं। अब अडेप्टेशन के बाद रिवर्सिबल भी होता है, इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल है तो लौट के चली गई। अब उसके बाद फर्दर है तो क्या होगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा, और इरिवर्सिबल के नतीजे में आपको नेक्रोसिस होगा, जिसको हम बिनाइन अल्सर। इस नेक्रोसिस के बाद लॉस ऑफ एपिथेलियम जो हो रहा था, बिनाइन अल्सर्स, यहाँ से कुरूर की इब्तदा हुई। अब अगर ये जरह या आपका दबाव या सेल इंजरी और भी कायम रहा तो डीएनए मुतासिर होगा, और डिस्प्लेसिया, जिसमें जो है आपको एटिपिकल न्यूक्लियस का प्रोलॉन्गेशन और लॉस ऑफ पोलरिटी आपको बताया। फिर उसके बाद नियोप्लेसिया, फिर उसके बाद कार्सिनोमा इन सिचु, फिर उसके बाद इन्वेजन एक मकाम से दूसरे तक, फिर उसके बाद मैग्नेट। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप। इसको आप ज़रूर याद रखें, तो आपको कुरू भी, और फिर उसके बाद ट्यूमर भी, और उसके बाद आपको क्या कहते हैं, सरतान, तीनों का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा इंशाल्लाह। अब जो है फाइनल कॉन्सेप्ट में गोल्ड लाइन क्या, अल्सर, ट्यूमर, कार्सिनोमा आर नॉट सेपरेट एंटिटीज। इनको अलग अलग करके देखने की ज़रूरत नहीं, बट डिफरेंट आउटकम्स अलॉन्ग द कंटिन्यूम ऑफ सेल इंजरी। ये सेल इंजरी के नतीजे में ही पैदा होने वाले अमराज हैं या कैफियत हैं, जिनको हम अल्सर, ट्यूमर्स और कार्सिनोमा, ये इब्तदाई है, फिर उसके बाद ये, उसके बाद सेकेंडरी सानवी है, और ये आखिर जो है आपको कार्सिनोमा आखिरी स्टेज है। अगर एडेप्टेशन हो रहा है तो वापस हो जाएगा, अगर एडेप्टेशन नहीं हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हमने आपसे ये भी जो है गुजारिश किया था और अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह हम इसका जो है तकाबिली जदूल भी पेश करेंगे, फ़र्क भी। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने कह दिया मसलन। जो बच्चे पूरी स्लाइड्स पूरी उसको नहीं कर सकते हैं, तो कम ये स्लाइड्स ज़रूर जो है तैयार कर लें। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अल्सर इज़ ए लोकलाइज लॉस ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम का नुकसान होता है विद टिश्यू डिस्ट्रक्शन, जिसमें जो है बात बर्बाद हो जाते हैं, यूजुअली काज बाय इन्फ्लेमेशन। ये सोजिश की बिना पर हो सकता है, तादिया की बिना पर हो सकता है, ज़ख्म की बिना पर होता है, किल्लत दम की बिना पर हो सकता है, या सेलर इंजरी के बाद ये हो सकता है। उसी तरह से ट्यूमर है, इसके बाद अब जो है मास फॉर्म ड्यू टू एबनॉर्मल सेल, जिसको हम गिल्टी के नाम से कहा, भरम कहा। ये ट्यूमर इज ए मास फॉर्म ड्यू टू द एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन, ये बिनाइन और मैग्नेटेंट। फिर उसके बाद कैंसर इज ए मैग्नेटेंट न्यूप्लास्ट no abnormal growth characterized by uncontrolled cell proliferation, local invasion and potential metastasis। अब उसके बाद आइए जो है इसका जो है हम अल्सर और कैंसर, ट्यूमर को हम छोड़ रहे हैं, अल्सर और कैंसर में ख़ास फ़र्क आपको है। डिफिनीशन में क्या, सतही बात ज़ख्म होता है, या खबीस रसौली बनती है, या गैर खबीस होता है, या खबीस होता है। ये एक्यूट जो है हार्ड कैफियत होती है, और ये ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। इब्तदा में दर्द होता है, आखिर में दर्द होता है, नरम हमवार और साफ होता है, सख्त बेकायदा और जमी हुई होती है। ये भर जाता है, ये नहीं भरता है। उसके बाद जो है ये नहीं फैलता, ये फैलता है। ये लिम्फ नोड्स आर नॉट
involved in the ulcer, while the lymph node and blood are involved in the कैंसर. उसके बाद मेटास्टेटिस, ये जो है एब्सेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा, यानी मकामी बातों से निकल करके दूसरे मकाम के बातों को तबाह और बर्बाद करने की कैफियत इस अल्सर के अंदर नहीं होती, जबकि इस कैंसर के अंदर ये होता है. फिर उसके बाद सिस्टमेटिक इफेक्ट जो एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है, ट्रीटमेंट मेडिकल, और इसमें जो है सर्जरी या केमोथेरेपी ही इसका इलाज है. और फिर उसके बाद बेहतर और मोहतात जो है रहने की ज़रूरत है कैंसर में जो है. इसके बाद जो है इलाज के लिए क्या कह रहे हैं कि सरतान का इलाज सर्जरी और केमोथेरेपी, इसमें क़ुरू अद्वियात और परहेज, और ये जो है अच्छा हो सकता है और इसका जो है स्टेज पर मुनसर करता है. अगर मेटास्टेटिक स्टेज है तो फिर उसको वापस होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बेहतर होता है, इसमें एहतियात की ज़रूरत है, इसमें इंजाम अच्छा नहीं होता. अब यूनानी नुक्ते नज़र से क्या है कि क़ुरू जो है फसाद खून, हरारत, रतूबत फासदा इसके सबब हैं. क़ुरू के सबब यूनानी में क्या होते हैं? नंबर 1 फसाद खून. आपको अखलात आपने पढ़ा है तो फसाद खून जो है, फिर उसके बाद उसमें हरारत जो है आपको देखने को मिलेगी. अब ये हरारत आपको सफरा के क़ल्बा की वजह से भी हो सकती है या सौदा के भी क़ल्बा की वजह से होती है, क्योंकि सफरा भी हार्ट होता है और वो भी हार्ट होता है, नहीं सॉरी सिर्फ सफरा से हो सकती है. और रतूबात फासिद जो है रतूबते हैं. इलाज क्या है? मुबर्रदात, चूँकि हरारत है तो मुबर्रदात दे दे. मुनक़्क़ियात, बाहर से निकल जाए जो है, अखराज हो जाए. मुंदमिल अद्वियात, भरने वाले अद्वियात, ये क़ुरू के लिए है. मुबर्रदात, मुनक़्क़ियात और मुंदमिल अद्वियात. सरतान में इसका सबब क्या है? सौदावी मादा है. एहतराक़, सौदा जल जल के और उसका एहतराक़ हो जाता है. तो ये जो है सरतान है. और इलाज क्या है? मस्कनात, भल्लात और जर्राही एहतियात से इंशाअल्लाह फ़ायदा मिलने की ज़रूरत है. वैसे ये जो है इसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होता. फ़ी अमानिल्लाह. अगर आपको पसंद है तो आपको इसी तरीके की यूनानी वीडियो पेश करने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. सेहत रहिए और अल्लाह के मखलूक की खिदमत, अल्लाह की रज़ा के जज्बे से करिए. फ़ी अमानिल्लाह.